न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर एक्चुअली दो पार्ट्स में है। एक पार्ट में हम न्यूक्लियस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सीखेंगे और दूसरे पार्ट में हम रेडियो एक्टिविटी सीखेंगे जो इसका मैथमेटिकल पार्ट है, और उसमें फर्स्ट ऑर्डर डीके के बारे में जानेंगे, है ना। तो अभी अपन फर्स्ट पार्ट सीख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है? तो एक एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, ये सब लोग जानते हैं। इसकी साइज एटम से बहुत ही कम होती है, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें एटम का लगभग पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, है ना। एक एटम का पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज, ऑलमोस्ट पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस पे। उसको ऐसे लिखते हैं सिंबल में, XAZ मान लो। इसको आप जानते हो, केमिस्ट्री में सीख चुके हो। दिस इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। और दिस इज मास नंबर, इसको बोल देते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों। कभी न्यूक्लियॉन कहा जाए, इट इम्प्लाइज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर आपको एक न्यूक्लियस इस फॉर्म में ऐसा दे रखा है, तो प्रोटॉन का नंबर आपको निकालना हो तो प्रोटॉन का नंबर तो Z होगा, है ना। न्यूट्रॉन का नंबर निकालना हो तो न्यूट्रॉन का नंबर होगा A-Z, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो किसी भी एक न्यूक्लियस के अंदर अपन अगर अपन को उसका सिंबल ऐसा दिया हुआ, तो अपन बता सकते हैं कि कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक चीज आती है न्यूक्लियस का मास लिखने की, कि हाउ डू वी राइट मास ऑफ द न्यूक्लियस। अपन जानते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, एक्चुअली में मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। बहुत ही कम डिफरेंस होता है, लेकिन होता है। न्यूक्लियस का जो मास मेजर किया जाता है वो एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाता है। ये भी आप शायद जानते ही होंगे, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU में लिख देते हैं या U लिखते हैं सीधा, यूनिफाइड मास। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो ये देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या होती है। दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12, कि कार्बन 12 एटम के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 12, ये जो वैल्यू आती है इसको एटॉमिक मास यूनिट के रूप में डिफाइन किया जाता है। इसका मास लगभग लगभग एक मास ऑफ न्यूट्रॉन या लगभग लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही आता है। बट ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू, और चार ऑप्शन दिए होंगे, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ दीज। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 1 AMU एग्जैक्टली किसके इक्वल है, तो 1 AMU की डेफिनेशन बेटा यही है कि एक कार्बन 12 एटम का मास डिवाइडेड बाय 12। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या आपने को ये, है ना, ध्यान रहे, है ना। इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 1.66 10⁻27 जो भी होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वैल्यू तो दी होती है ना, डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। चलिए, फिर आती है न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये सब जानते हो ना आप, काफी सीख रखा होता है अपने। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, जानते हो ना। आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार क्या होते हैं? सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और आइसोटोन क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो वो तो आपको देखना आता ही है कौन दोनों आइसोटोप हैं, कौन आइसोबार है, कौन आइसोटोन्स है ना। ऐसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है,
कि न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज। पहला है न्यूक्लियस की साइज या न्यूक्लियर रेडियस। ध्यान से सुनना, इनके छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस की जो साइज होती है ना, वो फर्मी रेंज में होती है। फर्मी, व्हाट इज फर्मी? 1 फर्मी, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 FM। इट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी जो डिस्टेंस होती है वो 10⁻⁻15 मीटर के रेंज की होती है। तो जो न्यूक्लियर डिस्टेंसेस होते हैं वो इसी ऑर्डर के होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर के। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर डिस्टेंस इसी फर्मी में मेजर किए जाते हैं। जो एटॉमिक डिस्टेंसेस होते हैं वो एंगस्ट्रॉम में होते हैं। मतलब एक एटम की जनरल साइज आप लोगे, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो वो कुछ 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी आपकी, जबकि न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम आएगी, मतलब 10⁻⁻15 मीटर, है ना। तो ये बहुत छोटा होता है एटम से। इसकी रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0 a⁻⁻1/3, फिर R0 इज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी, एंड a तो आप जानते ही हो क्या है, व्हाट इज a? a इज द मास नंबर, a इज द मास नंबर। ये रिलेशन याद रखना है, इस पे बेस्ड सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि इस मास नंबर वाला एक न्यूक्लियस है, बताओ उसकी रेडियस क्या होगी। ये फॉर्मूला पता हो तभी बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। R इज इक्वल टू R0 a⁻1/3। दूसरा है न्यूक्लियस का वॉल्यूम। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस को एक स्फीयर मान सकते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4/3 πr⁵, है ना। तो 4/3 πr⁵ को मैं लिखूंगा R0³ × a। तो यहां से पता चला कि न्यूक्लियर वॉल्यूम जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, है ना। और न्यूक्लियर रेडियस जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। तो ये न्यूक्लियर वॉल्यूम हो गया। सो न्यूक्लियर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, क्यूब व्यूब नहीं आता इसमें। और फिर अगर मुझे न्यूक्लियस के मास को लिखना हो अप्रोक्सीमेटली, तो न्यूक्लियस का मास अपन जानते हैं कि ए इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो मास ऑफ न्यूक्लियस मैं सीधा लिख सकता हूँ नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू एक न्यूक्लियन का मास। उसको मैं लगभग लगभग AMU ही लिख सकता हूँ, थोड़ा सा गैप आएगा, बट अगर रफली उसको लिखा जाए तो AMU या A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लिखा जा सकता है। न्यूक्लियस के मास को AMU या A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मैंने मान लिया कि सबके मास ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, तो मैं इसको A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकता हूँ, A इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लिख सकता हूँ, AMU भी लिख सकता हूँ। ये साइज, वॉल्यूम, मास, इनकी बात हुई। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये रहा न्यूक्लियर मास, ये रहा वॉल्यूम। देखो ध्यान से, ए कैंसिल हो रहा है, ए जो है वो कैंसिल हो रहा है, और जो टर्म्स बच रही हैं वो कांस्टेंट है। सो न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन ए। लगभग लोग आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे तो इसकी वैल्यू 3 × 10⁻17 kg/m³ मिलेगी। इंपॉर्टेंट इसका ये ऑर्डर है कि न्यूक्लियर डेंसिटी 10⁻17 kg/m³ के ऑर्डर की होती है। ये एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। ये यूनिट, ये इसका ऑर्डर ध्यान रखना, बहुत डेंस है, ये बहुत डेंस, आप सोच भी नहीं सकते कितना डेंस है ना। तो न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg/m³। हाँ, याद रखना वो न्यूक्लियर डेंसिटी kg/m³ में पूछ रहे हैं या ग्राम/cm³ में। आई होप आपको चेंज करना आता है, बस आप इसमें ये ध्यान रखना, न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑर्डर ऐसा यूनिट में। ये इंपॉर्टेंट डेटा है ना, पूछा जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये रेडियस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडियस पता है तो वॉल्यूम तो निकाल देंगे। रेडियस का फॉर्मूला और न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑर्डर, 10⁻17 kg/m³ के ऑर्डर की होती है न्यूक्लियर डेंसिटी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को?
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये जो पार्ट अभी अपन सीख रहे हैं ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, और एक आध क्वेश्चन इसके बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन दूसरे पार्ट के आते हैं रेडियो एक्टिविटी के, बट फिर भी एक आध बार इस पार्ट का भी आ जाता है, तो इसको भी अपन सीख रहे हैं, है ना। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताइए, इसका आंसर बताइए। कैलकुलेट मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस whose radius is half of germanium. Calculate mass number of that nucleus whose radius is half of germanium. रेडियस का फॉर्मूला होता है आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। आर नॉट इज कांस्टेंट। तो उस पार्टिकुलर न्यूक्लियस का मास नंबर बताइए जिसकी रेडियस जर्मेनियम की रेडियस की आधी होगी, और आपको उसके लिए ए की वैल्यू बतानी है। जल्दी, आसान क्वेश्चन है। आर जर्मेनियम जयेश, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन आती है तुम्हें, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि जो एक्स वाला एलिमेंट है उसकी रेडियस जर्मेनियम की रेडियस की आधी है। तो एक्स के लिए लिखेंगे आर नॉट इंटू ए रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे आर नॉट इंटू 72 रेज टू द पावर 1/3, आगे 1/2। ये आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हुआ, तो यहाँ से 2 की वैल्यू आ रही है 72 अपॉन ए रेज टू द पावर 1/3। तो यहाँ से 72 अपॉन ए आ रहा है 8, तो यहाँ से ए की वैल्यू 9 आ रही है। इससे सिंपल कैलकुलेशन और क्या हो सकती है? इससे सिंपल कैलकुलेशन और क्या हो सकती है? सीधा क्यूब रूट निकल रहा हो। ठीक है, ए इक्वल टू 9, ऐसे सोच, कैसे भी सोच लो यार, ऐसे ये यही जानते हैं हम कि रेडियस जो होता है वो ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शन होता है। तो आप सीधा ही ऐसा सोच लो ना, R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 का क्यूब रूट। इसी से कर लो सीधा, इसी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए। फिर नेक्स्ट आता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, फोर्सेस इनसाइड अ न्यूक्लियस। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियॉन्स का जो इंटरेक्शन होता है वो मेनली 3 फोर्सेस के थ्रू होता है। वो कौन कौन से फोर्स हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और न्यूक्लियर फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा ही, क्योंकि दुनिया में जिसके पास भी मास है उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बट ये बहुत ही वीक फोर्स है और ये बाय नेचर अट्रैक्टिव, दिस इज अट्रैक्टिव, बट ये बहुत ही वीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है और ये काफी स्ट्रांग होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड में उससे बहुत ज्यादा होता है। तो एक्चुअली में न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, है ना। ये न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रखता है और उनके बीच जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है उसको ओवरकम करता है। इट एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, है ना। तो हम इसी फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखने वाले हैं।
बस ये पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है, अपने को न्यूक्लियर फोर्स पे रिसर्च नहीं करनी। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो कि न्यूक्लियस को आपस में बांध के रखता है। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट रेंज है और ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, ये कहीं भी बाहर कहीं भी देखने को नहीं मिलता, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है, न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। मतलब अगर डिस्टेंसेस 3-4 फर्मी से ज्यादा हो गई तो ये फोर्स जीरो हो जाता है। मतलब ये सिर्फ न्यूक्लियर डिस्टेंस तक वैलिड है, जो कि कुछ फर्मी में होता है, 3 और 4 फर्मी की डिस्टेंस तक तो ये फोर्स होगा, उसके बाद ये फोर्स गायब हो जाएगा। इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस। अभी जस्ट ऊपर यही बात सीखी अपन ने कि डिस्टेंस अगर एक पार्टिकुलर से ज्यादा हो गया तो ये फोर्स अचानक से जीरो हो जाएगा, है ना, ध्यान रहे ये पॉइंट्स। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। फिर नेक्स्ट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये सबके बीच लगता है, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, और न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन के बीच भी लगता है। ये ऐसा नहीं है कि चार्ज वालों के बीच लगता है, बिना चार्ज वालों के बीच नहीं लगता। जैसे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन था वो सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता था, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सब न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, और वो इस चीज पे डिपेंडेंट भी नहीं होता है कि वो किसके बीच लग रहा है, सेम रहता है ना। दूसरा है स्पिन डिपेंडेंट। जैसा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने सीखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन होते हैं, पैरेलल स्पिन और एंटी पैरेलल स्पिन, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के भी स्पिन होते हैं। अपने को उसके बारे में जानना नहीं है, बस ये इंफॉर्मेशन है अपने लिए कि जो सेम स्पिन वाले होते हैं ये उसको फेवर करता है। इट इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स हैविंग सेम सेंस ऑफ स्पिन देन न्यूक्लियॉन्स हैविंग ऑपोजिट सेंस ऑफ स्पिन। ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, जो इस फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्स फोर्स, ये सब के सब सेंट्रल फोर्स है। ये एक पॉइंट से पास होते थे, इसका फॉर्मूला अपन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर या G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखते थे, और ये सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंडेंट था और वो उस फिक्स पॉइंट से पास होता था। ये ऐसा फोर्स नहीं है, दिस इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। इसका फॉर्मूला हमें नहीं पढ़ना, लेकिन वो इस फॉर्मेट का तो नहीं होता है ना। और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहे, ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है कि जनरली तो इसका नेचर अट्रैक्टिव होता है क्योंकि इसको रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करना है। तो अगर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस 0.8 फर्मी से ज्यादा और 3-4 फर्मी तक हुई जहां तक ये फोर्स है, तो इफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस इज मोर देन 0.8 फर्मी देन दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। लेकिन अगर न्यूक्लियॉन्स को बहुत पास ले आए, मतलब उनकी डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम हो गई, तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। ये पॉइंट डेटा इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव किस डिस्टेंस की बात होता है, 0.8 फर्मी के बाद। तो अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस 0.8 फर्मी या उससे ज्यादा है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव रहता है, उसके बाद ये फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। आपने ग्राफ सीखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ऐसा वाला, अप्रोक्सीमेटली पोटेंशियल एनर्जी का, याद है क्या? स्टेबिलिटी कर्व जो होता है ना, वो यही है कि यहाँ के बाद ये जो बॉन्ड लेंथ वगैरह इसको अपन बोलते थे, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है ना, तो इस पॉइंट के बाद वो रिपल्सिव होने लगता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है जो हमें जाननी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे जो अपन सीखेंगे उनमें एक रिलेशन यूज होगा, दैट इज आइंस्टाइंस एनर्जी मास इक्विवेलेंस। आप ये सब लोग जानते ही हो कि आइंस्टाइन ने रिलेशन दिया था कि E इज इक्वल टू mc²। मतलब एनर्जी और मास जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब अगर कोई m अमाउंट ऑफ मास डिस्ट्रॉय होगा तो उसके डिस्ट्रॉय होने से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर मैं इसको केजी में लेता हूँ और इसको मीटर पर सेकेंड में लेता हूँ, मतलब ऐसा यूनिट में, तो ये जूल में आता है। ये एनर्जी और मास के बीच का रिलेशन है कि एनर्जी एंड मास आर एक्चुअली इंटर कन्वर्टेबल, है ना।
मतलब मास को अगर डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो वो इतनी एनर्जी में चेंज होगा। दिस इज एनर्जी मास इक्विवेलेंट। कभी कभी इस चैप्टर में रिलेशन इस फॉर्म में यूज होगा, लेकिन इस चैप्टर में तो क्या है ना बेटा कि जो मासेस लेंगे हम वो एटॉमिक मास यूनिट में होंगे। तो इन दिस चैप्टर जो मास होता है वो एटॉमिक मास यूनिट यू और एएमयू में होता है ना। मास जो होता है वो यू या एएमयू में होता है। तो हमने क्या किया है ना कि इसको रेडीमेडली कैलकुलेट करके रख लिया है कि पहले हम एएमयू को केजी में चेंज करेंगे, फिर उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो आंसर जूल में आएगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। तो अपन ने ये सब करके रेडीमेड रख लिया है क्योंकि सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है। तो अगर कभी आपको इस फॉर्मूले को यूज करने को कहा जाए इस चैप्टर में तो आप ऐसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू डेल्टा एम, जितना मास चेंज हो रहा है, इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत काम आता है इसमें कि अगर आपको ये मास डिफेक्ट या मास डिफेक्ट बोलेंगे इसको, ये मास का चेंज कितने मास से कितनी एनर्जी मिलेगी, ये एएमयू में दिया हो और यू में दिया हो, एक ही बात है एएमयू और यू। तो अगर उसको मैं 931 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सीधा मालूम चल जाएगा कि वो मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है ना। ये चीज ध्यान रहे कि अगर मैं इसको 931 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सीधा मास डिफेक्ट मिल जाता है कि वो कितनी, सॉरी मास डिफेक्ट अगर एएमयू में हो और उसको 931 से मल्टीप्लाई करें तो इक्विवेलेंट एनर्जी मिलती है किस यूनिट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10 की पावर 6 होता है ना। तो ये रिलेशन इस चैप्टर में बहुत काम आता है। इक्वल टू एम सी स्क्वायर ही है ये। हमने क्या किया कि मास को एएमयू में चेंज किया, फिर उसको स्पीड ऑफ लाइट सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आंसर जो जूल में आया था उसको मैंने फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया। तो इस चैप्टर में बहुत काम आता है कि मास डिफेक्ट आपको दिया हुआ होता है, एएमयू में आपसे पूछते हैं बताओ इसका इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी, 931 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक, अब ये कहां से आया, तो एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का, ध्यान से सुनिएगा। बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना भाई। हमारे पास जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये कैसे फॉर्म हुआ होगा। तो आप कहते हो कि सर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो सब मिले होंगे और न्यूक्लियस फॉर्म हो गया होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ना, मान लो अपने पास Z प्रोटॉन्स हैं और अपने पास A-Z न्यूट्रॉन्स हैं। ये मिले होंगे और इन्होंने मिलके न्यूक्लियस बनाया होगा, XAZ, दिस इज न्यूक्लियस, है ना। Z प्रोटॉन है, A-Z न्यूट्रॉन है, इन्होंने मिलके न्यूक्लियस बनाया होगा। तो अगर मैं कहूं कि न्यूक्लियस का मास क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना ये डिस्कशन। मैंने कहा न्यूक्लियस का एक्सपेक्टेड मास क्या होना चाहिए, तो ये जो अपना रिएक्टेंट था इसका मास क्या था, मास इक्वल टू Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A-Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन्होंने मिलके न्यूक्लियस बनाया, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अगर इन न्यूक्लियॉन्स ने मिलके न्यूक्लियस बनाया है तो न्यूक्लियस का जो एक्सपेक्टेड मास है, एक्सपेक्टेड मास that was Z into MP plus A minus Z into, sorry, Mn, mass of neutron. This is the expected mass of nucleus कि हमारे हिसाब से न्यूक्लियस का इतना मास होना चाहिए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि यही न्यूक्लियस मिले हैं, इन्होंने न्यूक्लियस बनाया है। बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता। जब हमें न्यूक्लियस, क्योंकि नेचर में तो हमें न्यूक्लियस मिलता है ना, एक्चुअल मास और
एक्सपेरिमेंटल मास, वो तो हमें पता है क्योंकि हमारे पास तो नेचर में एक्स का न्यूक्लियस है। जिस एलिमेंट की भी बात करें, मान लो कार्बन 12 की बात करें, तो हमारे पास उसका न्यूक्लियस है ना, नेचर में मिल रहा है। तो उसका मास अगर मैं मास ऑफ एक्स मानूं, तो ऐसा देखा गया, इट वाज ऑब्जर्व दैट एक्चुअल मास was less than expected mass। मतलब मास ऑफ एक्स जो हमें पता चला दैट वाज लेस देन z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, कम आया था। तो यहाँ तो दिमाग घूम गया, ऐसा कैसे हो गया भाई, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल अपने जो अपन यूज किया करते हो फेल हो गया, दैट वाज मास कंजर्वेशन, है ना। अपन तो कहते हैं ना कि रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, कहाँ, केमिकल रिएक्शंस में। लेकिन यहाँ न्यूक्लियर चेंजेस हो रहे थे, तो यहाँ ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एक्चुअल मास एक्सपेरिमेंटल मास आया वो एक्सपेक्टेड मास से कम था। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इस चीज को एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने कहा कि भाई जब ये न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, तो न्यूक्लियस फॉर्म क्यों हुआ, फॉर्म हुआ क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही थी। तो इस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग क्योंकि स्टेबिलिटी आई तो एनर्जी रिलीज हुई थी, एनर्जी वॉज रिलीज्ड। क्यों रिलीज हुई एनर्जी, क्योंकि स्टेबिलिटी अचीव हुई, जिसको अपन ने कहा कि ये बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी। ये बिल्कुल वैसा ही मान लो जैसा दो एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है ना, कि बॉन्ड बना क्योंकि स्टेबिलिटी आई तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज हुई। ये बिल्कुल वैसा ही है कि न्यूक्लियॉन्स मिले, मिलकर उन्होंने न्यूक्लियस फॉर्म किया, ये घटना हो रही है क्योंकि न्यूक्लियस है, इसका मतलब कुछ स्टेबिलिटी आई होगी, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी, एंड दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। उन्होंने कहा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, इसका मेरे वाले फॉर्मूले से मास इक्विवेलेंट निकाल लो, उतना ही मास का चेंज आया। उन्होंने कहा कि मास का जो चेंज आया है ना, वो जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई है उसका जो मास इक्विवेलेंट आएगा उतने के बराबर ही आएगा। ये जो इनके मास का डिफरेंस था इसको मास डिफेक्ट कहा गया। क्या कहा गया, मास डिफेक्ट, डेल्टा एम, एंड डेल्टा एम इज मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। इतना मास होना चाहिए था और इतना मास था एक्चुअली में न्यूक्लियस। तो ये जो मास डिफेक्ट आया था डेल्टा एम, उन्होंने कहा कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं हो रही, मास में कुछ भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है। आपको जो मास कम दिख रहा है वो एनर्जी की फॉर्म में सिस्टम से बाहर चला गया। सो एक्चुअली दिस बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये बात समझ में आई क्या, मैंने क्या बताया, वो मास कहाँ गया। आइंस्टाइन ने कहा कि जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वही एनर्जी कहाँ गई, मास के, वो मास का ही फॉर्म थी। इस प्रोसेस में, स्टेबिलिटी के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई वो कहाँ से आएगी, तो उसी मास डिफेक्ट के कारण आ रही है। और ये मास डिफेक्ट का जो एनर्जी इक्विवेलेंट था वो एक्चुअली उस बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल ही आता है ना। तो यहाँ से अपन डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो, कुछ खास है नहीं, जो समझना था अपन ने समझ लिया। बाइंडिंग एनर्जी, इसको ऐसे सोचते हैं कि इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, it is the energy released when nucleons combine to form nucleus। एक डेफिनेशन ये है, और it is the energy required to split a nucleus into its constituent nucleons। It is the energy to required to split a nucleus into its constituent nucleons। दोनों बात एक ही है, बिल्कुल बॉन्ड एनर्जी जैसा ही है।
जैसा हम बॉन्ड एनर्जी में लिखते थे, याद है कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड और इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। मानते हो ना? और इसका लॉजिक तो अपन ने पहले ही सीख लिया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये ग्राफ भी बताऊंगा, उसके पहले एक छोटी सी चीज और सीखेंगे। फिर एक टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या आती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। किसी भी न्यूक्लियस के लिए नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है। नहीं चल रहा? नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कि एक न्यूक्लियस की जितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन। दिस इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन। कि न्यूक्लियस की जितनी बाइंडिंग एनर्जी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इट इज एन important criteria which decides stability of nucleus, which decides stability of nucleus. As binding energy per nucleon increases, stability increases. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने का मतलब है कि आपको एक न्यूक्लियन को स्प्लिट करके बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी से नहीं देखते हैं, किससे देखते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब कम स्टेबिलिटी। एक रफ ग्राफ बना रहा हूं, फिर मैं इसका एग्जैक्ट ग्राफ दिखाऊंगा कि इसका जो ट्रेंड होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ए के साथ, है ना, मास नंबर के साथ, वो लगभग लगभग ट्रेंड ऐसा होता है ना। इसका मतलब कि जो मीडियम साइज के न्यूक्लियाइड्स होते हैं इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है, ये मोस्ट स्टेबल होता है। क्योंकि मैंने कहा ना जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतनी स्टेबिलिटी। ये लाइटर न्यूक्लियाई है, ये हेवियर न्यूक्लियाई है। तो लाइटर न्यूक्लियाई और हेवियर न्यूक्लियाई कम स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू मीडियम साइज न्यूक्लियाइड्स। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का प्लॉट ए के साथ ऐसा आता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? लाइटर एंड heavier nuclei are less stable as compared to moderate या medium size nuclei, moderate या medium sized nuclei, है ना। तो क्या होता है कि जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं ये भी चाहते हैं कि मीडियम साइज के बन जाए, और जो हेवियर न्यूक्लियाई होते हैं ये भी चाहते हैं कि ये मीडियम साइज के बन जाए। तो इधर जो प्रोसेस होती है लाइटर वाले मिलके हेवियर मीडियम बनना, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। और इधर वाले जो स्प्लिट होके बनते हैं
दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन होता क्यों है एक्चुअली में, क्योंकि जो ए अगर बीच की रेंज में हो, ये रेंज लगभग लगभग आप देखोगे ना कुछ 50 से 70 के आसपास आती है, स्टेबल वाली रेंज। तो दोनों चाहते हैं कि इस रेंज में ए को ले आए। तो जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइन होके फ्यूज होके हेवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, और जो हेवियर न्यूक्लियाई हैं उनका फिजन होता है और वो भी मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई बनते हैं। तो यहीं से अपन समझेंगे आगे भी चल के कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, क्यों होता है, ये समझ में आ गया सबके। क्योंकि स्टेबिलिटी का ग्राफ ऐसा है, स्टेबिलिटी बीच में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और ये है इसका एक्चुअल ग्राफ। रफ ग्राफ आप ध्यान रख सकते हो, ये ग्राफ ऐसे याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, बट एक्चुअल ग्राफ ऐसा होता है। ये बीच में थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि ठीक है ये तो रफ वेरिएशन सीख लिया। सबसे ज्यादा स्टेबल ये आयरन 56, दिस इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। और याद रखना बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। इट इज वेरी स्टेबल, इट इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, द आइसोटोप ऑफ आयरन 5626, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यूरेनियम के लिए ये वैल्यू इतनी आती है एंड इट इज अनस्टेबल, तो बहुत ही कम में ये चेंज आ जाता है। यूरेनियम यहाँ है ना, ये वैल्यू 7.7 के आसपास आती है, एंड यूरेनियम 238 इज अनस्टेबल, इसलिए उसका फिजन हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन गया कि सबसे स्टेबल कौन सा रहता है। और याद रखना ये सारे डेटा किसके हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के। ठीक है, अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, क्योंकि आते हैं इसके क्वेश्चंस, फिर अपन कुछ और जो रिएक्शन वगैरह सीख रहे थे वो सीखेंगे। जरा ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बताइए। वैसे तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का सवाल है, बट आप अपने लॉजिक से ये क्वेश्चन कर सकते हो। आप तो मान लो कि आपको जो समझाया उसके बेसिस पे आपको ये सवाल करना है। सवाल तो वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन का, बट आप अपने लॉजिक से क्वेश्चन करके बता सकते हो। बताओ, ऐसे दो तीन क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, यही आते हैं एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी से, इसलिए क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट। जल्दी बताइए इसका आंसर। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज दिस एंड हीलियम इज दिस। अगर दो ड्यूट्रॉन फ्यूज होके एक हीलियम फॉर्म कर रहे हैं, तो बताओ इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। जो लिखा हुआ है वो लिख दो कि दो ड्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम बना रहे हैं। तो दो ड्यूट्रॉन मतलब H21 और H21 ये मिल रहे हैं और एक हीलियम बन रहा है H42। इन्होंने इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं है, क्या ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 2.2 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी 2.2 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 28 है ना। तो एनर्जी रिलीज क्या होगी, डेल्टा आई इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कितना गया, 28 माइनस 4.4 दैट इज 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा आंसर। तो हर रिएक्शन में, हर जो ये फिजन होगा, दो ड्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम बना रहे होंगे, ऐसे हर रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होगी, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? चलिए एक क्वेश्चन और करो, अब इसका आंसर बताओ। सॉल्व करके लाना है, ऐसे तुक्का मत लगा देना, सीखना है कुछ इस सवाल में। The binding energy per nucleon in deuterium and helium are 1.1
and 7 respectively. When two deuterium nuclei fuse to form a helium nucleus, the energy released in the fusion is. ठीक है, तो सिंपल है, बस इसमें कैलकुलेशन में एक चीज का ध्यान रखना है। गुड, सब लोग के आंसर सही है कि यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है ना। वही सवाल तो वही है कि ड्यूटेरियम के दो न्यूक्लियस मिलते हैं और एक हीलियम का न्यूक्लियस फॉर्म होता है। अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये, तो इसमें दो न्यूक्लियन है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 2.2 हो जाएगी, क्योंकि पर न्यूक्लियन 1.1 है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 है, तो इसकी भी 2.2 हो जाएगी। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 है, इसमें 4 न्यूक्लियन है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 28 हो जाएगी। 4 इंटू 7 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये उनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकली। अब तो अपने को माइनस करना आता है कि एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू 28 माइनस 2.2 प्लस 2.2, दैट इज 23.6। पिछला वाला ही तो सवाल है, बट उसको उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में ना देके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की टर्म में दे दिया। ये क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए और आंसर बताइए। The binding energy per nucleon of lithium 7,3 and helium 4,2 nuclei are this and this respectively. In the nuclear reaction, lithium plus hydrogen equal to 2 helium. The energy released is. ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी दी है लिथियम की और हीलियम की, है ना। रिएक्शन क्या है कि लिथियम 7,3 जो है वो एक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और दो हीलियम बना रहा है ना। अब लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने को पता है 5.6 है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम टोटल कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 7 न्यूक्लियन है, 39.2 आ रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन। ये लिथियम की हो गई, इसकी तो 0 है ना, इसकी आ गई 39.2। अब इसमें दो हीलियम बन रहे हैं, एक हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 हीलियम, तो हीलियम की होती है 7.06, सो इट इज 7.06 इंटू 4, कितना आ गया 28.24। ये एक हीलियम की है, ऐसे दो हीलियम है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू 28.24 माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 39.2, ये आ गया अपना 56.48 माइनस 39.2, कितना बन रहा है 17.28, मतलब फोर्थ इज द आंसर, फोर्थ इज द आंसर। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बता दिया था, फोर्थ इज द आंसर। ठीक है, कोई डाउट किसी को पूछ लीजिए, बस ऐसे और क्वेश्चन अब नहीं करेंगे, बहुत कर लिए। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आ सकते हैं एग्जाम में एज इट इज। चलिए पीछे चलते हैं अपने कहानी पर। तो अपन ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में सीख लिया, और ये भी सीख लिया कि न्यूक्लियर फिजन क्यों होता है और न्यूक्लियर
फ्यूजन क्यों होता है। फिर इस पे बेस्ड एक छोटी सी कहानी आप ऐसे ही जान लो, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार बस बता दे रहा हूँ कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन और क्या कैसे हो रहा है, बस जान लो। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा कि सबसे पहले जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं, व्हाट इज फिजन, कि स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियाई इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई इज नोन एज फिजन। तो हेवी न्यूक्लियाई का मतलब इसका A230 से ज्यादा हो, उसको अगर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट करते हैं तो वो दो या ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है ना। किसने इसका नाम दिया था उसके हिसाब से है, इंपॉर्टेंट है यूरेनियम 235 का फिजन। एक यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से स्ट्राइक किया जाता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। ये दो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, प्लस कुछ न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, 2 और 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो बेटा है ना, जैसे कुछ पॉसिबल रिएक्शन आपको यहाँ दिखी, लिख के दे रखी है कि 235 पे एक न्यूट्रॉन आया तो बेरियम बना और क्रिप्टन बना, 3 न्यूट्रॉन मिले और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली। वैसे ही यहाँ पे आए तो जेनन बना और ये बना और 2 न्यूट्रॉन मिले और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस पॉसिबल हैं। सोच के देखो ना, सम 235 आना चाहिए, कुछ में 2 न्यूट्रॉन मिलते हैं, कुछ में 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, और ऐसे बहुत सारे ऐसे ही रिएक्शंस पॉसिबल हैं, कुछ भी हो सकता है। बट अपने को क्या ध्यान रखना है वो इंपॉर्टेंट है कि एक यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के डीके से जो एनर्जी रिलीज होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। ये डेटा आपको ध्यान रखना है। उन्होंने क्वेश्चन में कुछ और डेटा दे दिया, मान लो 210 या 190 या 225, वो मान लेंगे, अदरवाइज ये डेटा अपने से एक्सपेक्टेड है कि अपने को याद है। यूरेनियम 235 का एक न्यूक्लियस जब डीके करता है तो चाहे वो प्रोडक्ट कुछ भी बन रहा हो, एनर्जी इतनी रिलीज होती है। कुछ प्रोसेस में 2 न्यूट्रॉन मिलते हैं, कुछ में 3, इसलिए कहते हैं कि ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। इसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऑलरेडी अनस्टेबल न्यूक्लियाई था, उसको हमने एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट किया है, इसलिए इसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहते हैं। ये जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये 0.1% मास डिफेक्ट है। आप इससे इस वैल्यू को निकाल भी सकते हो। देखो, ये इट इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज इन, मतलब मास डिफेक्ट इन वन फिजन, 0.1% मास डिफेक्ट है। तो देखो भाई, यूरेनियम 235 का जो मास नंबर है वो 235 है, तो जो मास डिफेक्ट एएमयू में आएगा वो आएगा 235 इंटू 0.1 अपॉन 100, है ना, मतलब 0.235 एएमयू मास डिफेक्ट इतना आएगा एक फिजन में 0.1% के हिसाब से। ठीक है, तो अगर 0.1% मास डिफेक्ट के हिसाब से ये आया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो आएगी 0.235 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट करना, लगभग लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.1% एक ही बात है। हर फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलना, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.1% मास डिफेक्ट, है ना। तो किसी भी यूरेनियम के डिके से इतने ही मास डिफेक्ट होता है। कई बार ये मास डिफेक्ट का परसेंटेज काम आ जाता है, कई बार पर न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी रिलीज होती है डेटा काम आ जाता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, है ना। तो ये पहली चीज थी अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, न्यूक्लियर फिजन के बारे में। न्यूक्लियर फिजन के बारे में मेनली हमें इतना ही जानना है। कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको मैं बता दूं तो दो जगह जहां पे ये यूज होता है, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, और एक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब में। न्यूक्लियर बॉम्ब जिसको आप एटॉमिक बॉम्ब कह लो अभी तो, एटॉमिक बॉम्ब। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये रिएक्शन कंट्रोल्ड होती है। देखो हो क्या रहा है ना, हर प्रोसेस में कुछ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज भी हो रहे हैं।
तो अगर मैंने इस प्रोसेस को अनकंट्रोल्ड छोड़ दी तो मान लो एक यूरेनियम 235 का डीके हुआ, उससे 2 न्यूट्रॉन निकले। अब ये 2 न्यूट्रॉन 2 का डीके हो से 2 का डीके होगा, फिर 2 से 4 का, फिर 4 से 8 का, ऐसे करके चेन रिएक्शन होगी और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सप्लोड हो जाएगा। तो अगर हमने इसे अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया देन दैट इज न्यूक्लियर बॉम्ब। अनकंट्रोल्ड छोड़ने का मतलब हमने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का कोई भी सिस्टम नहीं लगाया, जो भी न्यूट्रॉन निकल रहे थे वो सिस्टम के ही पार्ट थे और वो बाकी न्यूक्लियस के डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बट अगर हमने इसी जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया, भाई हम चाहते हैं कि हर सेकेंड कुछ पार्टिकुलर नंबर का ही डीके हो रहा हो, तो हमने क्या किया कि मान लो हम चाहते हैं कि इफेक्टिवली एक ही न्यूट्रॉन फ्री रहे हर रिएक्शन के बाद। हर रिएक्शन में एक न्यूट्रॉन यूज हुआ था और उसके बाद एक ही न्यूट्रॉन फ्री रहे, तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है हमें उसे एब्जॉर्ब करना पड़ता है, दैट इज डन बाय कंट्रोल रॉड्स, है ना। तो अगर हम न्यूट्रॉन्स का नंबर हमेशा कांस्टेंट रख पाते हैं देन दैट इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर रिएक्टर कब यूज होता है और न्यूक्लियर बॉम्ब का क्या मतलब है। तो अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर हम कांस्टेंट रखते हैं तो ये अपना न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है तो बॉम्ब बन जाएगा, और अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर कंटिन्यूसली कम होता जाता है तो ये रिएक्टर बंद होने वाला है ना। तो एक रेशियो आता है न्यूट्रॉन्स का नंबर एब्जॉर्ब और रिलीज्ड का, ठीक है, तो उसको रिप्रोडक्शन फैक्टर कहते हैं, रिप्रोडक्शन फैक्टर ऑफ रिएक्शन। अगर ये इक्वल टू 1 है तो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, और अगर ये लेस देन 1 है तो ये शटिंग डाउन ऑफ रिएक्टर। बाकी आपने मॉड्यूल में देखोगे कुछ थ्योरी लिखी हुई है कि ये चेन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर से कैसे बिजली बनती है, इन चीजों की ये सब ऐसा अपने एग्जाम के हिसाब से बहुत काम के नहीं है। न्यूक्लियर फिजन से एग्जाम के हिसाब से जो काम का है वो है बेटा ये क्वेश्चन। देख, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड, है ना, कि फाइंड आउट द मास ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड पर डे टू जनरेट 10 मेगावाट पावर फ्रॉम द फिजन ऑफ यूरेनियम 235। इस टाइप के सवाल जो न्यूमेरिकल होते हैं वो अपने से पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। तो ये बहुत ही सिंपल है ना, इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं करना। मैं जो लॉजिक समझा रहा हूँ लॉजिक ध्यान से समझना। क्या पूछा है कि पर डे हमें कितना मास चाहिए यूरेनियम का अगर हम ये 10 मेगावाट प्लांट का पावर ऑपरेट करना चाहते हैं। तो मतलब जो पर डे का एनर्जी आउटपुट होना चाहिए वो 10 मेगावाट होना चाहिए, है ना, मतलब जो पावर रेटिंग पावर है। तो आप तो एक काम करो, और ये पर डे की रिक्वायरमेंट पूछी है मतलब 24 घंटे की। तो सुनना ध्यान से, मान लेते हैं लेट मास रिक्वायर्ड, बहुत ध्यान से सुनना, लेट मास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू m kg। मान लेते हैं m kg मास रिक्वायर्ड है ना। तो मास डिफेक्ट कुछ नहीं दिया है तो अपन वही 0.1% सही मानेंगे, तो 0.001 m, है ना, 1 नहीं सॉरी, कैसे लिखा, 0.1 बाय 100 इंटू m, ये मास डिफेक्ट है। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर एक दिन में m kg मास यूज हो रहा है तो मास डिफेक्ट इतना होगा, और जो एनर्जी रिलीज पर डे आएगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, एनर्जी रिलीज्ड पर डे, अगर मास डिफेक्ट एक दिन का इतना है तो एनर्जी रिलीज पर डे आएगी 0.1 अपॉन 100 इंटू m इंटू सी स्क्वायर। दिस इज एनर्जी रिलीज्ड पर डे। मैं सब कुछ अभी एसआई यूनिट में ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मेगावाट में दिख रहा है सामने, तो मैं उसको जूल में चेंज कर लूंगा।
तो इतनी एनर्जी पर डे रिलीज होगी अगर मैं एम के जी मास यूज करता हूं तो। और बेटा ये पावर है, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। आप इसको लिख सकते हो 0.1 अपॉन 100 इंटू एम इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू पावर कितनी है 10 इंटू 10 की पावर 6। दिस इज पावर इंटू टाइम, एक दिन है तो एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड। इसको सॉल्व करोगे एम का आंसर आ जाएगा। दिस इज पावर, दिस इज टाइम, पावर इंटू टाइम इज एनर्जी। ये कैलकुलेशन है, इसमें देखो सिर्फ स्मॉल एम अननोन है, बाकी सब पता है। समझो ये सवाल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बोल देंगे कि इतने मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है, बताओ पर डे कितना यूरेनियम यूज होगा। तो हम जानते हैं कि इसका मास डिफेक्ट कितना आता है 0.1% के लिए। बोलो भाई। कोई दिक्कत किसी को? और ये आंसर देखोगे कुछ ग्राम्स में आएगा, बहुत ही कम आता है। किस में बता दीजिए, डेल में बता दीजिए एक बार, मतलब अरे कैसी बातें कर रहे हो यार। क्वेश्चन क्या पूछा है पहले ये पढ़ो, सुनो सब लोग एक बार फिर से। क्वेश्चन क्या पूछा है, अपना दिमाग लगाओगे तो ही आएगा। ये क्लास 6 का बच्चा भी ये सवाल सॉल्व कर सकता है अगर उसको सिर्फ ये फैक्ट पता है तो। क्लास 6 का बच्चा ये सवाल सॉल्व कर सकता है अगर उसको ये फैक्ट पता है तो। बेटा मास डिफेक्ट 0.1% होता है। 0.1% मतलब अगर एम के जी मास यूज कर रहे हैं तो उसका मास डिफेक्ट ये है। मैं कहूं कि अगर आप, अगर ये कैसी बातें पूछ रहे हो तुम, सुनो। मैं अगर कहूं आपसे कि 10 केजी मास का सैंपल है एंड मास डिफेक्ट इज 0.1%, ये दिया हुआ है कि 10 केजी मास का सैंपल है, मास डिफेक्ट है 0.1%। मैं आपसे कहूं कि फाइंड एनर्जी रिलीज्ड, फाइंड एनर्जी रिलीज, तो क्या लिखोगे एनर्जी रिलीज्ड? एनर्जी होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब ये 0.1% मास डिफेक्ट है, ये टोटल मास है, तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी 0.1 अपॉन 100 इंटू 10। कितना आया 10 अपॉन 1000 के जी, मतलब 0.01 के जी। दिस इज मास डिफेक्ट। अगर मैं 10 केजी का 0.1% कैलकुलेट करूं तो इतना मास डिफेक्ट हुआ, इसका मतलब इस रिएक्शन के ड्यूरिंग इतना मास लॉस हो गया होगा। तो 0.01 इंटू सी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, है ना। अगर 10 केजी का रिएक्शन होगा तो उस 10 केजी के रिएक्शन में 0.01 केजी मास गायब होगा, और 0.01 केजी मास के कोरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो आएगी 9 इंटू 10⁻16 जूल। बहुत ज्यादा एनर्जी है। देखो 10 केजी रिएक्टेंट आपने लिया था, उसमें 0.01 केजी ही गायब हुआ, मतलब 9.99 केजी तो मिल गया, लेकिन उसके गायब होने से जो एनर्जी रिलीज हुई वो ये रही। यही तो यहाँ पे किया है। मैंने मान लिया कि पूरे दिन में एम के जी मास यूज हो रहा है, पर डे का पूछा था ना, तो मान लिया पूरे दिन में एम के जी मास यूज हो रहा है। तो एम के जी मास के यूज होने से मास डिफेक्ट कितना आएगा 0.1 अपॉन 100 इंटू एम, क्योंकि मास डिफेक्ट होता कितना है, मास डिफेक्ट कितना होता है 0.1% न्यूक्लियर फिजन में यूरेनियम 235। इतना मास गायब हुआ, इतना मास गायब हुआ तो ये रही उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ गई, यही तो पावर की फॉर्म में मिली है। तो दिस एनर्जी इज इक्वल टू जो पावर आउटपुट है इनटू टाइम। बस ऐसे में हो सकता है एफिशिएंसी भी दी होती
कि मान लो इस पावर प्लांट की एफिशिएंसी 50% है, तो एफिशिएंसी दी होती तो इसको यहाँ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर लेते, एफिशिएंसी इनटू एनर्जी रिलीज्ड इक्वल टू पावर आउटपुट। अब बात समझ आई? अब बात समझ आई? ठीक है, तो इस टाइप के कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर के सवाल हो सकता है कभी पूछ लें, हो सकता है ना भी पूछें, कुछ कह नहीं सकते। जनरली फ्यूजन पे बेस्ड इस टाइप का सवाल मिलता है। फ्यूजन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं, जो आपने किए, बिना फ्यूजन का भी नाम भी नहीं लिया है, बट ये तीनों क्वेश्चन न्यूक्लियर फ्यूजन के हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे बेस्ड आते हैं, है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के इस टाइप के सवाल आते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के इस टाइप के आते हैं। वैसे इस पोर्शन का सवाल बहुत ज्यादा नहीं पूछते, पूछते हैं रेडियो एक्टिविटी का ज्यादातर, बट पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पूछा जाता है, कम है रेशियो। रेडियो एक्टिविटी आसान है, उसका पूछने का रेशियो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो दिस वाज न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? सवाल तो अपन ने पहले ही लगा लिए, बस इसकी थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं। सवाल क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई जब मिलके एक हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब A+B=C, है ना। ये प्रोसेस क्यों हो रही है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये हो रहा है, मतलब नेचुरली सोचो, इसका होना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो एटम्स को पास लाना और वो मिल जाए, स्प्लिट करना इजी है, उसको पास लाके एक दूसरे को के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके उसको पास लाके मर्ज कर देना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये हो क्यों रहा है नेचर में? क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मास ऑब्वियसली बात है कम होगा इससे, क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, देयर इज मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी रिलीज कैसे निकालेंगे? मास डिफेक्ट इनटू 931, सब कुछ सेम है, ये रिएक्शन है, इसका मास Ma, इसका मास Mb, इसका मास Mc। तो Mc is the mass of product, Ma, Mb is the mass of reactant. So what is mass defect? तो Ma plus Mb minus Mc। अगर मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में लिखूं तो ये एक्सप्रेशन लिखूंगा जो आपने लिख के आगे क्वेश्चन सॉल्व किए, कि डेल्टा E इज इक्वल टू EC माइनस EA प्लस EB। जैसे ये क्वेश्चन है, 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना रहे हैं, इसमें लगभग 26 मेगा वोल्ट एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। पीछे आपने एक्चुअली यही सवाल किए हैं, डेटा थोड़े से डिफरेंट थे, 26 की जगह 23.6 थे। तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हैं। ये प्रोसेस अपने आप नहीं होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये अपने आप इतनी इजीली नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमें दो न्यूक्लियस को पास पास लाके फ्यूज करना है, तो इस प्रोसेस के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली ये इतना आसान नहीं होता कराना, स्टार्स के अंदर हो रहा होता है, और हम आर्टिफिशियली इसको जहां करवाते हैं वहां इतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है कि हम एक छोटा सा पहले फिजन रिएक्शन कराते हैं और उसके अंदर ये होता है। दिस इज अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। बेसिक सी बात यह है कि यहाँ पे दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक हेवी न्यूक्लियाई बनते हैं, मास डिफेक्ट होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, इसीलिए रिएक्शन हो रही है। क्वेश्चंस अपन ने पहले कर लिए, ठीक। तो दिस इज अबाउट न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके बाद एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स में जो इंफॉर्मेटिव है, अगर ये पता नहीं हुआ और इसका क्वेश्चन आ गया तो अपन नहीं कर पाएंगे, है ना। दैट इज पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। क्या होता है कि दो टाइप के पार्टिकल जाने जाते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, जानते ही हो आप, इसका मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, चार्ज E माइनस होता है। और एक होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है, लेकिन इस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। इनको कहते हैं कि ये एंटी पार्टिकल्स है ना, ये एक दूसरे को अगर मिले तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो,
अगर इलेक्ट्रॉन के मास, इन दोनों का मास इक्वल है ना, अगर इसके इक्विवेलेंट एनर्जी कैलकुलेट की जाए आइंस्टाइन वाले फॉर्मूले से, मतलब मैं me को 931 से मल्टीप्लाई करूं ये amu में, तो जो एनर्जी मिलेगी वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। ये चीज आप चाहो तो ये डेटा ध्यान रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है अगर वो पूरी तरह से एनर्जी में चेंज हो गया तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, दैट इज ऑफ द वैल्यू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पॉजिट्रॉन का भी यही होगा। तो अगर एक पॉजिट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है किसी भी प्रोसेस में, तो एक पॉजिट्रॉन से इतनी एनर्जी मिलेगी और एक इलेक्ट्रॉन से भी इतनी एनर्जी। एक तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है 0.51 का। वापस एमई को लिखोगे, एमयू में 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आता है, बट अपन याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो सुनो होता है क्या। तो कहते हैं कि अगर प्रोसेस कैसी होती है कि अगर एक गामा फोटोन आए जिसकी एनर्जी, एक्चुअली गामा की एनर्जी मैंने आपको कल बताई थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो अगर एक गामा फोटोन जिसकी एनर्जी 1.02 से ज्यादा हो, मतलब इसके दुगने से ज्यादा हो, वो एक न्यूक्लियस से रिएक्ट करता है। मान लो एक न्यूक्लियस है, इस पे आके एक गामा फोटोन टकराया, तो एक्चुअली पेयर प्रोड्यूस होता है, मतलब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस होता है। इसे पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। पेयर प्रोडक्शन के लिए इस गामा की एनर्जी क्या होनी चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेटा 0.51 तो यही ले गया और 0.51 यही ले गया, भाई यही एनर्जी तो मास में चेंज हुई। तो एक्चुअली में अगर आपसे कहा जाए कि पेयर प्रोडक्शन के लिए आने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, क्योंकि पेयर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि गामा का फोटोन एक न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर बनते हैं। यही बात जो मैंने आपको बताई वो यहाँ लिखी हुई है। तो अगर इससे कम हुआ तो वो पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो कहाँ जाएगी, है ना। अगर इससे कम एनर्जी हुई तो पेयर प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर इससे ज्यादा एनर्जी हुई तो पेयर प्रोड्यूस होगा। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी, मान लो मैंने 1.5 दे दी, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचने वाली है वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बच जाएगी। The extra energy is divided in equal amount to each particle as their kinetic energy। मतलब मान लो रिक्वायरमेंट थी हमें 1.02 की और हमने दे दी 1.1, तो ये 0.08 जो बचा वो दोनों में आधा आधा पड़ जाएगा, 0.04 और 0.04 in the form of kinetic energy. This is pair production. So what is pair production? When a gamma photon of energy more than 1.02 mega electron volt interacts with a nucleus, electron positron pair is produced. For pair production, the required energy of gamma is 1.02. If the energy is less than this, the pair will not be produced. और ऐसा ही होता है पेयर एनिलेशन। पेयर एनिलेशन मतलब पेयर का डिस्ट्रॉय होना। कि अगर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं और गामा के दो फोटोन रिलीज होते हैं। दो फोटोन इसलिए क्या कि मोमेंटम कंजर्व रहे, क्योंकि अगर दो मिल रहे हैं तो एक फोटोन रिलीज होके मोमेंटम कंजर्वेशन को वैलिड नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। और अगर एक गामा का फोटोन आता है एक न्यूक्लियस पे तो पेयर प्रोड्यूस होता है। दिस इज पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन। ठीक है, कोई डाउट किसी को?